हेलो गाइस, हाउ आर यू। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई चल रही होगी। ये हमारा मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान सीरीज चल रहा है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक जो शिलालेख कहाँ पाए गए हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है बाग की गुफा, दूसरा ऑप्शन है उदयगिरि, तीसरा ऑप्शन है सोनगिरि, चौथा ऑप्शन है भीमबेटका। आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ये राइट आंसर होगा भीमबेटका। हमने आपको जब मध्य प्रदेश का प्रागैतिहासिक इतिहास हमने पढ़ाया था प्राचीन इतिहास वाले सेक्शन में, तो हमने आपको बताया था प्रागैतिहासिक इतिहास वह इतिहास होता है जहाँ पर जो होता है कि हमको बहुत स्पष्ट कुछ लिखित नहीं मिलता, हम केवल आकलन लगाते हैं, हम केवल अनुमान लगाते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देख लेते हैं भीमबेटका के बारे में। हमने भीमबेटका के बारे में आपको डिस्क्रिप्टिव बताया हुआ था उस वीडियो में। अगर आपने नहीं देखा है या आपको नहीं पता है तो वहाँ पे जाकर आप वीडियो देख सकते हैं, तो आप प्रागैतिहासिक काल को अच्छे से समझ पाओगे कि मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक काल का क्या रोल रहा। फिलहाल यहाँ देखिए, एक तो ये भीमबेटका की गुफा के अंदर का कुछ चित्र है। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर रिटर्न कुछ नहीं है, ये चित्र बना हुआ है, इसके बारे में लिखित कोई प्रमाण हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है प्रागैतिहासिक काल में होती हैं। चलिए आगे। राजा छत्रसाल मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के राजा थे। क्वेश्चन कह रहा है कि राजा छत्रसाल जो थे मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र के राजा थे। पहला ऑप्शन है महाकौशल, दूसरा ऑप्शन है छत्तीसगढ़, तीसरा ऑप्शन है बुंदेलखंड और चौथा ऑप्शन है इंदौर। इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है बुंदेलखंड। ठीक है, तो आइए थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। 1531 में रुद्र प्रताप बुंदेला ने ओरछा टीकमगढ़ को अपनी राजधानी बनाया था। छत्रसाल बुंदेला ने 1675 में पन्ना को राजधानी बनाया, जबकि 1707 में छत्रसाल को जो है मुगलों ने राजा की उपाधि दी थी। ठीक है, तो इस प्रकार जो है राजा छत्रसाल जो है वो मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में राजा थे, वो थे बुंदेलखंड में। इंदौर की बात कर रहा है, एक ऑप्शन जो है इंदौर दे रहा है। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो इंदौर जो था, इंदौर होलकरों की राजधानी थी और इंदौर के होलकर वंश के संस्थापक जो थे मल्हार राव होलकर थे। सन 1766 में मल्हार राव की मृत्यु के बाद उनकी पुत्र वधू जो थी अहिल्याबाई, उन्होंने कार्यभार संभाला और उस समय उन्होंने भी अपनी राजधानी जो थी वो कौन सी रखी थी, वो इंदौर में ही रखी थी। अच्छा, मध्य प्रदेश में राजवंशों में ओली वंश की राजधानी जो थी दसपुर मंदसौर थी। कलचुरी वंश की जो राजधानी थी त्रिपुरी जो जबलपुर में है, और जिसमें जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना 1939 का जो है अधिवेशन भी किया हुआ था, वो प्लेस है ये। ठीक है, बुंदेलाओं की जो राजधानी थी ओरछा टीकमगढ़ हमने आपको बता दिया है। परमारों की जो राजधानी थी वो थी धार, और जबकि इंदौर जो है वो होलकरों की राजधानी थी। ठीक है, थोड़ा सा एक चीज़ और देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश में धार में परमार वंश के जो राजा भोज थे एक महान निर्माता थे। ठीक है, और भोपाल का तालाब उन्होंने बनवाया था। ठीक है, इसके अलावा ये भी क्वेश्चन में आता है कि क्या वो विद्वान और लेखक थे, तो बिल्कुल सही बात है कि मध्य प्रदेश में जो राजा भोज थे, ठीक है, अगर राजा भोज की बात कर दी जाती है तो वो परमार वंश से बिलोंग करते थे और वह महान निर्माता, विद्वान और लेखक, विद्यालयों के संस्थापक और दानशील प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। उनकी रचनाओं में समारगण सूत्र, सरस्वती कंठाभरण, सिद्धांत संग्रह आदि प्रमुख है। साथ ही धार में उन्होंने संस्कृत विद्यालय की स्थापना भी की थी। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे क्वेश्चन में देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्राचीन ग्रंथों के अनुसार रेवा का विवाह किससे हुआ। पहला ऑप्शन है पुलिक, दूसरा ऑप्शन है महिष्मति, तीसरा ऑप्शन है मानधाता, चौथा ऑप्शन है पुरुकुत्स। तो आपको ये बताना है कि जो रेवा का विवाह है तो किससे हुआ, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वो सही आंसर हो जाएगा पुरुकुत्स। ठीक है, थोड़ा सा इसमें देखते हैं कि प्राचीन ग्रंथ के अनुसार नाग कुमारी जो कन्या थी जिनका नाम रेवा था, उनका विवाह इक्ष्वाकु वंश के राजा पुरुकुत्स के साथ हुआ। पुरुकुत्स के ने जो है रेवा से विवाह किया और उसके बाद रेवा को उन्होंने नर्मदा नाम दिया, तो तब से नाम उसका हो गया नर्मदा। जो हम बात करते हैं नर्मदा नदी की ना, नर्मदा नदी का अन्य नाम क्या है, वो रेवा है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में जिस रेवा का जिक्र किया जा रहा है ये नर्मदा ही है। ठीक है, नर्मदा जो है सबसे प्रोमिनेंट जो है नदी है मध्य प्रदेश की। ठीक है, प्रायद्वीप क्षेत्र में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, और इसकी जो लंबाई है वो 1312 किलोमीटर है। ठीक है, 1312 किलोमीटर।
तो चलिए आगे देख लेते हैं। इसमें एक नाम और आया हुआ है, वो आया हुआ है पुलिक का। पुलिक के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो पाली ग्रंथों से पता चलता है कि बुद्ध काल में अवंती की राजधानी जो थी उज्जैनी, और वहाँ के राजा जो थे प्रद्योत थे, और प्रद्योत जो थे उनके पुत्र का नाम क्या था, पुलिक था। ठीक है, हमने ये भी बताया कि ये जो कॉन्सेप्ट आता है महिष्मति वाला क्या है, तो महिष्मति नगर की स्थापना किसने की थी। ठीक है, वर्तमान में वो किस नाम से जाना जाता है, ये सारी चीज़ें कल के वीडियो में हमने चर्चा की हुई है डिस्क्रिप्टिव रूप पे। ठीक है, आप चाहे तो वहाँ पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक, फिर एक नाम और डाला हुआ है मानधाता, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नगरी वर्तमान महेश्वर की स्थापना इक्ष्वाकु वंश के राजा मुचकुंद ने अपने पूर्वज मानधाता के नाम पे की थी। ठीक है, चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन में। किस शासक के सिक्के जो हैं मालवा क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, पहला है सतवाहन, दूसरा है भूमक, तीसरा है अशोका, चौथा है शत्रुघ्न। ठीक है, आपको ये बताना है कि किस शासक के जो है शासक के सिक्के जो है मालवा से प्राप्त हुए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूमक। अब आपको ध्यान देना है, इसके अलावा जो बाकी ऑप्शन दिए गए हैं वो शक शासकों से बिलोंग नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन चूंकि अब सतवाहन का जिक्र आ गया है तो सतवाहन के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो सतवाहन नरेश अपीलक जो थे उनके ताबे के जो सिक्के हैं वो मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं। अच्छा, जो ये स्पष्ट करता है कि इस काल में मध्य प्रदेश के कुछ भूभाग पे सतवाहन जो वंश के शासकों का नियंत्रण था। ठीक है, तो किस राजा के प्राप्त हुए हैं सतवाहन के, किस राजा के, तो वो हो गए नरेश अपीलक के। ठीक है, अशोका के बारे में जिक्र आ गया है तो थोड़ा सा अशोका के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, ये अशोका का जिक्र है। तो देखिए मौर्य युगीन सम्राट अशोक जो हैं उनके द्वारा लघु शिलालेख भी लिखे गए थे, और मध्य प्रदेश में रूपनाथ जो जबलपुर ज़िले से सीहोर तहसील का एक गांव है, गुर्जरा, ठीक है, सारो मारो, ठीक है, इन स्थान में क्या हुआ है, यहाँ पे अशोका के लघु शिलालेख मिले हैं। इसके अलावा अगर आप इसको पूरा देखना चाहते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि मध्य प्रदेश के 5 लघु क्षेत्रों में लघु शिलालेख मिले हैं। उनमें हो गए रूपनाथ, गुर्जरा, सारो मारो, सांची और गुडरिया, ध्यान रखिएगा, गुडरिया। ठीक है, तो ये गुडरिया भी है। कुल मिला के 5 जो है 5 जगह से हमको अशोक के जो हैं लघु शिलालेख मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पुराणों के अनुसार पद्मावती किस वंश की राजधानी थी। आपके ऑप्शन है नागवंश, मगध राजवंश, दूसरा है वाकाटक वंश, तीसरा है यहाँ पे कंफ्यूजन हो गया, कभी कभी बोलते बोलते क्या होता है पहले को दूसरा, दूसरे को तीसरा, तीसरे को चौथा हो आदमी बोल देता है। चलिए स्क्रीन में तो आप देख ही पा रहे होंगे, नागवंश है, ठीक है, मगराज वंश है, वाकाटक वंश है और सतवाहन वंश है। तो आपको ये बताना है कि पुराणों के अनुसार पद्मावती किस वंश की राजधानी थी। क्या होगा राइट आंसर, आपको बताना है। तो भाई इसका राइट आंसर है नागवंश। थोड़ा सा समझ लेते हैं कि पुराणों के विवरण से पता चलता है कि पद्मावती में नागवंश का शासक था। ठीक है, ठीक है, पद्मावती एक प्लेस था, वहाँ पे नागवंश के शासक थे। और पद्मावती की जो पहचान है मध्य प्रदेश के ग्वालियर के समीप आधुनिक पद्म पवैया नामक स्थान पे की जाती है। ठीक है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि पद्मावती कहाँ था। अच्छा, अगला जो इसमें ऑप्शन दे दिया वो दे दिया है मद्राज वंश का। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड मुख्यतः रीवा मंडल में मद्राज वंश का शासन था। इस वंश के प्रथम ज्ञात राजा जो थे वशिष्ठ पुत्र भीमसेन के पुत्र कौत्सी पुत्र पोर्ट सिरी ने अपनी राजधानी बांधवगढ़ को बनाई थी। तो मद्राज वंश की राजधानी जो थी वो क्या हो गई, बांधवगढ़ हो गई, और नागवंश की जो राजधानी थी वो क्या हो गई, पद्मावती हो गई। ठीक है,
अच्छा, थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसको समझते हैं कि अनुश्रित के अनुसार राजा नल ने नलपुर नगर बसाया था, जो कि आधुनिक शिवपुरी जिले के नरवर के रूप से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो ये हमारा जो था आज का, आप कह सकते हो कि पूरा सेशन था, ठीक है, जिसमें हमने कवर किया अपना मध्य प्रदेश का इतिहास। ठीक है, हम आगे भी इसे कवर करेंगे। इतिहास एक थोड़ा सा बोरिंग सब्जेक्ट हो जाता है बहुत सारे लोगों के लिए। ठीक है, कंपेयरिंग अगर हम कर देते हैं, साइंस की अगर बात कर देते हैं या पॉलिटी की बात कर देते हैं, जियोग्राफी की बात कर देते हैं, बट आपको पढ़ना होगा क्योंकि इसका बहुत बड़ा अंश जो होता है, इसका एक वेटेज होता है जो एग्ज़ाम में आता है। तो इसको पढ़िए, हमारी तरफ से कोशिश ये है कि इसको सरल से सरल तरीके में आपको प्रेजेंट किया जाए, काफ़ी फैक्ट प्रस्तुत किए जाएँ ताकि आपके लिए ये सारी चीज़ें बहुत सरल हो जाए, आप अच्छे से पढ़ पाओ। ठीक है, ये हमारा प्रयास है। थैंक यू गाइस।